हेलो गाइस, लास्ट लेक्चर्स हम लोग इंटेंसिटी डिस्कस कर रहे थे ना। यस सो यस। हाँ चलो, आज इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर्स में हमने ये कंसिडर किया था, देखो लास्ट लेक्चर्स में हमने इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकाल लिया था, ठीक है। क्या लिखा था इंटेंसिटी का फॉर्मूला? 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर वी इंटू रो, ये लिखा था, यस ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हम इंटेंसिटी की बात करते हैं तो इंटेंसिटी एक्चुअल में क्या होती है? एनर्जी। ये हमने डिस्कस किया था और हमने ये बताया था कि एनर्जी को यहाँ पर इंटेंसिटी को डिफाइन करने के लिए हम लोग कह रहे थे कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, क्लियर है। जिसमें ये बोला था कि 2 पाई एफ वी और रो, दैट इज द क्या था, ये कांस्टेंट क्वांटिटी था। दैट मीन्स हमने ये लिखा था कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। और यस इसमें, सर। हाँ, इसमें मैंने तुमको ये भी डिफाइन कर दिया था कि पावर जो होता है, ठीक है, वो हम क्या लिखते हैं? इंटेंसिटी इनटू एरिया। एस एरिया इसलिए कंसिडर कर रहे थे बिकॉज ए से एम्पलीट्यूड डिनोट कर रहे थे, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ हमने ये किया था कि इंटेंसिटी, ठीक है, इसी डाटा में हमने क्या किया था कि एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया था और रो इंटू एस को हमने म्यू लिखा था, क्लियर है, ठीक है। अब देखो, और इसके बाद हमें ये भी पता है कि स्पीड ऑफ द वेव, ठीक है, किसी लिक्विड या गैस के केस में हम क्या लिखते हैं? बी बाई रो, क्लियर है ना। और गैस के केस में मैंने स्पीड ऑफ द वेव आपको बताई थी क्या? पी बाई रो, और मैंने बताया था आपको गामा पी बाई रो, क्लियर। जहाँ पे मैंने ये बताया था कि ए जो है ये न्यूटन्स का सेक्शन था, न्यूटन्स ने इस चीज़ को डिफाइन किया था, क्लियर है। यस सो जस्ट अ सेकेंड, देखो यहाँ मैंने ये बोला था कि ये न्यूटन्स ने डिस्कस किया था और ये जो था ये लेप्लास ने उसको करेक्शन किया था, बिकॉज जो वैल्यू ऑफ स्पीड आ रही थी वो ऑलवेज कांस्टेंट नहीं आ रही थी, बट एडियाबेटिक कांस्टेंट लेने के साथ ये क्या हुआ, स्पीड आपको एक जैसी आने लगी, क्योंकि हमें पता है कि स्पीड ऑफ द वेव कांस्टेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो गामा था उसको मैंने एडियाबेटिक कांस्टेंट पढ़ा था, डिटेल में हम इसकी बात करेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में, बट इतना जान लो कि एडियाबेटिक का मतलब होता है कि जहाँ पे हीट सप्लाई ज़ीरो हो जाती है किसी भी क्लोज वेसल्स पे, क्लियर है, यस सो ठीक है। अब यस देखो, सर। अब इस टर्म्स को थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्लियर, समझना मेरी बात को यहाँ। देखो लॉजिकली अब आप इसको पहले डिफाइन करो, इसको एक्सप्लेन आप करो। जैसे सपोज करो मैंने ऐसे लिखा, फाइंड द रिलेशन, ऑफ डेल्टा पी मैक्स। डेल्टा पी मैक्स भी कल हमने डिस्कस किया है। डेल्टा पी मैक्स, इंटेंसिटी, रो एंड वी। दैट मीन्स आपको ये करना है कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू, हमको ये डिफाइन करना है कि फंक्शन होना चाहिए किसका? डेल्टा पी मैक्स, रो और वी का, ठीक है, क्लियर है ना, ओके। यस सो हाँ, तो यहाँ देखो, अगर ऐसा हमें कवर करना है, तो ये वी वॉल्यूम है। नहीं स्पीड है, स्पीड ऑफ वेव, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, चलो ये स्पीड ऑफ वेव है, क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान दो कि हमें ये तो पता है ना कि स्पीड ऑफ वेव अगर हम कंसिडर करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं ना, रूट अंडर बी अपॉन रो, क्लियर है। क्योंकि हम जब ये यस डेल्टा सर। पी की बात करें या इंटेंसिटी, यहाँ जो हम लोग डिराइव कर रहे थे तो हमने यहाँ पे क्या लिया था? गैस का कंडीशन लिया था, और गैस के कंडीशन में तो हम स्पीड ऑफ द वेव लिखते हैं रूट अंडर बी बाई रो, क्लियर है। और इसी को डिफाइन किया था हमने कि उसको हम न्यूटन्स ने डिफाइन किया था कि रूट अंडर क्या लिखते हैं? पी बाई रो या फिर गामा पी बाई रो, क्लियर है ये बात, यस सो ठीक है। अब बेटा यहाँ ध्यान से देख कि अगर मुझे यहाँ पे ये सारे रिलेशन चाहिए, ठीक है, तो इस रिलेशंस में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, वी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू बी बाई रो, और ठीक है, और अगर मुझे बी फाइंड करनी है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ वी स्क्वायर इंटू रो, ठीक है ये, यस सो क्लियर क्लियर। अब यहाँ देखो, मैंने ये भी बताया था, मुझे बताओ डेल्टा पी मैक्स का क्या फॉर्मूला लिखा था? बी इनटू ए इनटू के ठीक है, अब इसमें मुझे पता है बी इज अ, बी क्या है? वर्क
बल्क कौन? हाँ, बल्क मॉडुलस कांस्टेंट, और ए क्या था, एम्पलीट्यूड, और के क्या था, वेव नंबर। तो के को वेव आप नंबर। के को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई 2 पाई बाय लैम्डा। के, और सॉरी लैम्डा, या 2 पाई बाय लैम्डा। ठीक है, क्लियर है ना। और के को तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ओमेगा अपॉन वी। ठीक है। यस सर। अब यहाँ देखो, अगर ऐसा हमने कंसिडर किया, हमें ये रिलेशन चाहिए। ठीक है, ये रिलेशन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बेसिकली जो भी आप न्यूमेरिकल्स बनाओगे ना, उसमें ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ हो जाता है। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ, डेल्टा पी मैक्स इज इक्वल टू बी इंटू के। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बी को ऐसे लिख सकता हूँ, रो इंटू वी स्क्वायर। क्लियर, ये एम्पलीट्यूड ही रहने दो। और के को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 पाई एफ अपॉन वी। ठीक है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है आपको, क्लियर है ना। नो। हाँ, तो अब यहाँ से देखो, ये क्या हो गया, डेल्टा पी मैक्स। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, डेल्टा पी। ठीक है, डेल्टा पी इंटू वी। क्लियर, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2 पाई एफ इंटू क्या लिखूँ, रो इंटू वी स्क्वायर, और ये कैंसिल कर दूँ। क्लियर है ना। तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या हो गई, डेल्टा पी डिवाइड बाई 2 पाई एफ रो इंटू वी। ये हो गया ना ए की, ए इज इक्वल टू। ठीक है। यस सर। अब ये क्या करो, अब जो तुम्हारा इस जगह जो इंटेंसिटी की वैल्यू लिखी थी मैंने, यहाँ देखो, ये जो इंटेंसिटी की यहाँ फॉर्मूला लिखा है ऊपर मैंने, उस इंटेंसिटी के फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करो। ये है ना, ये है ना, इंटेंसिटी में एम्पलीट्यूड की जगह ये वैल्यू पुट करो, और मुझे कंप्लीट डिराइव करके बताओ कि क्या रिलेशन मिल रहा है आपको। क्विक करो अपनी नोटबुक पे। ठीक है, ये मैं आपको सो आउट कर देता हूँ। देखो, ये है एम्पलीट्यूड का वैल्यू, जल्दी से करना। सॉरी सर, क्या करना है, मैं सुन नहीं पाई। ऐसा है बेटा कि आपको एम्पलीट्यूड की वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, यस सर। यहाँ से एम्पलीट्यूड निकाला ना हमने, डेल्टा पी बाई 2 पाई एफ रो वी। यस ठीक सर। है, अब इस एम्पलीट्यूड की वैल्यू जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर वी इंटू रो में, ये एम्पलीट्यूड की जगह ये पुट करो, और मुझे बताओ कि इंटेंसिटी का क्या रिलेशन आ रहा है। आ गया सर रिलेशन। हाँ, क्या आ रहा है, देखो ऐसा आ रहा है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू डेल्टा पी का होल स्क्वायर डिवाइड टू बाई वी 2 में रो। रो इंटू वी। यस सर, ये ये आ आ रहा है रहा ना। तो देखो, यहाँ से ये क्लियर हो जा रहा है कि अगर इंटेंसिटी हम कंसिडर कर रहे हैं द रिलेशन ऑफ डेल्टा पी रो इंटू वी, तो हमें क्या मिल रहा है कि यहाँ पर जो प्रेशर है वो क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है ना, क्योंकि हम प्रेशर मैक्सिमम लेके चल रहे थे ना। आपने लिखा था यस ना सर। कि डेल्टा पी इज इक्वल टू बी ए इंटू के, और यहाँ पे फंक्शन एक्चुअल में क्या था, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स था। तो जस्ट अ सेकेंड, देखो यहाँ पर हम एक्चुअल में जो
लास्ट लेक्चर से हमने डिस्कस किया था और हमने ऐसा लिखा था बी ए इंटू के, ठीक है। यहाँ पर हमने कंसिडर किया था, एक्चुअल में फंक्शन तो ये था मेरे पास ओमेगा टी माइनस के एक्स, और यहाँ पे क्या बोला था कि इसको अगर आप डेल्टा पी को मैक्सिमम करना है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी +1, ठीक है। दिस मीन्स हमारे पास आया था डेल्टा पी मैक्स इज इक्वल टू बी ए इंटू के। क्लियर है ये? ठीक Yes, है। sir. हाँ, तो यहाँ पर Yes. इंटेंसिटी डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है? प्रेशर मैक्सिमम के साथ। और आपको ये पता है कि जहाँ पर प्रेशर मैक्सिमम होता है वहाँ पे एयर की डेंसिटी भी क्या हो जाती है? मैक्सिमम होगी। तो उस कंडीशंस में हम क्या बोलेंगे उसको कि वहाँ पे कंप्रेशन बन रहा है, ठीक है। मतलब एयर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा वाइब्रेट हो रहे होंगे। क्लियर है ना ये बात? ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं एक न्यूमेरिकल बोलता हूँ, आप लोग नोट करो, ठीक है, और उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। याद रखना इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। क्लियर है? Yes, sir. जस्ट अ सेकेंड। लिखो, फॉर अ पर्सन विथ नॉर्मल हियरिंग, ठीक है। चलो मैं लिखता भी हूँ, फॉर अ पर्सन with normal hearing, the finest sound that can be heard at a frequency of 400 hertz has a pressure amplitude of about 6 into 10 to the power -5 Pascal. Calculate the corresponding intensity. ठीक है, corresponding intensity in watt per meter square. Take speed of sound in air as 344 meter per second and density of air 1.2 kg per meter क्यूब। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, फॉर अ प्रेशर विथ अ नॉर्मल हेयरिंग दे रहा है ना। अब यहाँ क्या कह रहा है, साउंड दैट कैन बी हेयर्ड ऑफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ 400 हैज़ अ प्रेशर एम्पलीट्यूड ऑफ अबाउट इतना। प्रेशर एम्पलीट्यूड का मतलब तुमको समझ में आ रहा होगा, जो हम बात कर रहे हैं जब इसकी प्रेशर वेव की, प्रेशर डिस्प्लेसमेंट वेव की, तो वहाँ पर हम एक्चुअल में क्या लिख रहे थे, बी ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख रहे थे। क्लियर है ना। अब यहाँ बेटा ध्यान से देख कि अगर मैं ये देखूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहा होगा, एयर के मॉलिक्यूल्स अगर बहुत पास पास में हैं और ज़्यादा ये ट्रू एंड फ्रो मोशन करेंगे तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लियर किया हुआ कि हैज़ अ प्रेशर एम्पलीट्यूड ऑफ अबाउट इतना, मतलब एम्पलीट्यूड के केस में प्रेशर है, मतलब ये डेल्टा पी क्या है आपका, मैक्सिमम है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट द कॉरस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी। तो अभी हमने यही चीज़ डिस्कस की है कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा पी मैक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 रो इंटू वी। अब देखो इसमें सारा डाटा दिया हुआ है, तो आंसर जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ क्या है। यस सर। सर एक बार वो प्रेशर एम्पलीट्यूड फिर से समझा दो।
देख बेटा यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे ये लैंग्वेज में क्लियर करके रखा है, ठीक है ना, कि ये जो सेक्शन है ये दिया है ना, प्रेशर एम्पलीट्यूड है। जब भी आपको प्रेशर एम्पलीट्यूड कंप्लीटली ये वर्ड अगर रहे ना न्यूमेरिकल्स में, तो हमेशा याद रखना कि एयर का जो मॉलिक्यूल्स है जो वाइब्रेट हो रहा है वो अपने मैक्सिमम प्रेशर पर है। बात समझ रहे हो आप? नहीं तो वो कहेगा ना यस कि प्रेशर डिस्प्लेसमेंट लिखेगा, प्रेशर एम्पलीट्यूड नहीं लिखेगा, अगर उसको वेरिएशन में देना है तो। क्लियर? ठीक है, तो ये बात क्या कर रहा है प्रेशर एम्पलीट्यूड की, तो प्रेशर एम्पलीट्यूड अगर मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, डेल्टा पी मैक्स है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर दी हुई है कितने, 6 इंटू 10⁻⁻5 पास्कल। इज इट क्लियर? ठीक है, ठीक है सर। जल्दी से आंसर कैलकुलेट करके बताऊँ। स्लाइड नीचे करूँ क्या? नहीं सर ठीक है। तो आंसर आ रहा है 4.36 इंटू 10⁻⁻12। 4.36 36 इंटू 10⁻⁻12। -12। यस सर। यूनिट बताओ, यूनिट आपको यूनिट निकालना है वाट पर मीटर स्क्वायर में। -12 आ रहा है, -2 आ रहा है, 344 है ना ये सर, तो 3.44 ये क्या वैल्यू दी हुई थी? 344 दी हुई है सर। हाँ 344 दिया है ना, तो यस उसको सर। हाँ तो उसको मीटर पर सेकंड में लिखा है ना मैंने। यस सर। हाँ तो इसको आपने कवर किया, कितनी आ गई वैल्यू? 4.36 इंटू 10⁻⁻12। यस सर। हाँ तो ये वैल्यूज़ क्या है, इसको हमको क्या निकालना है, वाट पर मीटर स्क्वायर में लिखना है। और ये किस में आ रहा है, पास्कल है ना ये। यस सर पास्कल है। हाँ तो इसको कैसे चेंज करते हैं? ठीक है, आंसर यही आ रहा है तुम्हारा, ठीक है सर इतना। पास्कल वो हाँ 1 न्यूटन हाँ पर हाँ ठीक है ठीक है मीटर। ठीक है, सही है। तो ये वैल्यू आ रही है, मतलब अप्रॉक्स हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 4.4 इंटू 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। क्लियर यस सर। है ना? 36 है तो 4 लिख दो ना, और इसको अप्रॉक्स। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ ट्रैवलिंग वेव का, और इसको अच्छे से कवर करना। यस सर। देखो इसमें क्वेश्चंस क्या है, मैं फिगर पहले ड्रॉ कर देता हूँ। देखो फिगर ऐसा है, और सैटरडे को तुम्हारे एग्जाम से ये ट्रैवलिंग वेव से रिलेट करता हुआ, ठीक है, ओके। जिसमें यस। तुमको 20 क्वेश्चंस जो होंगे सिंगल चॉइस मिलेंगे, और 5 क्वेश्चन जो होगा वो इंटीजर स्टाइल में मिलेगा। ओके सर। ठीक है, टाइमिंग तुमको ग्रुप में मैसेज कर दिया जाएगा, ऐसे आया होगा मैसेज ना? नो सर टाइमिंग का नहीं आया अच्छा मैसेज। टॉपिक का आ गया है ना। यस सर टॉपिक का आ गया। देखो ये -5 है, ये 5 है, ये 10 है, ये -10 है, ठीक है, ये 1 है, 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 और ये है 13, ठीक है। और यहाँ जो ये जो 6 है इस जगह पे एक पार्टिकल है, ठीक है, ये पार्टिकल है P, ओके, और इसके साथ ये टेंजेंट बना हुआ है, ये टेंजेंट है ऐसा, दैट इज द एंगल इज थीटा, ओके। ये है 14 15 और ये 16, ठीक है। फिगर ये ड्रॉ कर लो, और ये जो P पार्टिकल्स है ना, इसका इस डायरेक्शन में ये डाउनवर्ड जा रहा है, मतलब x की वैल्यू यहाँ 6 कंसिडर की हुई है, ठीक है। ये y है और ये x कंसिडर किया है। क्लियर? ये पिक्चर बनाओ, मैं क्वेश्चन तुमको बताता हूँ क्या है। हो गया? ड्रॉ कर लिया पिक्चर? एक सेकंड। हो गया सर। हो गया? यहाँ लिखो, क्वेश्चन पे लिखो, फिगर शो द पोजीशन ऑफ अ मीडियम, फिगर शो द पोजीशन ऑफ अ मीडियम पार्टिकल, फिगर शो द पोजीशन ऑफ अ मीडियम पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0, supporting a figure show the position of a medium particle at t is equal to 0 supporting a simple harmonic wave, supporting a simple harmonic wave traveling, supporting a simple harmonic wave traveling either along or opposite, either along or opposite to the positive x-axis, to the positive x-axis, positive x-axis, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ए पार्ट जो है, ये पूरा कम्प्रीहेंशन क्वेश्चन है, ध्यान से एक एक पार्ट करना। ए पार्ट जो दिया हुआ वो लिखा हुआ है, ए पार्ट में है राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द कर्व, write down the equation of the curve, ठीक है। क्लियर? यस सर। हाँ, अब यहाँ मेरी बात को समझना। अगर मैं बात करूँ कर्व की, तो इक्वेशन ऑफ कर्व, देखो छोटे छोटे टर्म्स याद रखना बेटा, कि अगर कभी भी ऐसा हो कि y जो है इज़ अ फंक्शन ऑफ x हो, या हम लिखेंगे कि x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y हो, तो यही तो बेसिकली कर्व का इक्वेशन हम लोग लिखते हैं ना। क्योंकि आपने जो भी कोऑर्डिनेट में कोनिक सेक्शन में पढ़ा है, या फिर स्ट्रेट लाइन हो, या कर्व की बात करें तो सर्कल हो, पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला, दोनों x डिपेंड अपॉन y या y डिपेंड अपॉन x होता है। यस सर। ठीक है। मगर इन केस जब हम वेव की बात कर रहे थे, तो वेव का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हमने क्या लिखा था कि y इज अ फंक्शन ऑफ x और t। ठीक है। Yes, कि जब हमें वेव Yes. का, हाँ, जब हमें वेव का इक्वेशन लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, y इज अ फंक्शन ऑफ एक्स टी। बट हमें कर्व का इक्वेशन लिखना है तो y इज अ फंक्शन ऑफ x की बात करेंगे। मगर जब हमें सिर्फ हार्मोनिक मोशन लिखना है, हार्मोनिक मोशन इन द सेंस होता है बेटा कि जैसे कोई पार्टिकल है तो वो पार्टिकल अपने पोजीशन से सिर्फ क्या करता है, ऑसिलेट करता है। ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ऑसिलेशन जो है ये क्या डिपेंड कर रहा है कि टाइम के साथ ये पार्टिकल कितना ऊपर नीचे डिस्प्लेस कर रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, y इज अ फंक्शन ऑफ t। क्लियर आई बात समझ में?
यस सर। हाँ तो Yes. हमें, हाँ तो क्या क्या ध्यान रखना है आपको कि अगर क्वेश्चंस पे कभी भी पूछा जाए, जैसे यहाँ पे पूछा है राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द कर्व, तो हम क्या लिखेंगे, y इज अ फंक्शन ऑफ x। जब कहेगा नहीं डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशंस बनाओ, तो वहाँ पर हम क्या बात करेंगे कि y इज अ फंक्शन ऑफ x और t है। अगर वो बोलेगा नहीं सिर्फ ऑसिलेशन की बात करो, तो y इज अ फंक्शन ऑफ t होना चाहिए। क्लियर है ये? यस सर क्लियर है। अब देख यहाँ पे अगर हम सॉल्यूशन की बात करें बेटा, तो हमें ये पता है कि अगर मैं ये वेव अगर कह रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस पे कह रहा है कि ट्रैवलिंग वेव है, तो नॉर्मल हम बात करेंगे कि हमें पता ही नहीं है कौन से डायरेक्शन में चल रहा है। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख लिया कि साइन कर्व है तो ऑब्वियसली लिखेंगे ए साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी और प्लस फाई। ये मेरा जनरल इक्वेशंस हो जाएगा। क्लियर है? यस क्योंकि यहाँ पे ये भी बात है कि ऑब्वियसली जब फाई है इज अ इनिशियल फेज है, और यहाँ इनिशियल फेज जीरो कब होता है, जब वो ग्राफ यहाँ से शुरू होता है ओरिजिन से, ठीक है। बट यहाँ हम देख रहे हैं क्या कि ग्राफ जो है ये कहीं नीचे से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर? उसके बाद हम ये प्लस माइनस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि क्वेश्चंस पे हमें डिफाइन ही नहीं किया गया कि कौन से डायरेक्शन है, बस इतना लिखा हुआ है टी इज इक्वल टू जीरो आइदर अलॉन्ग और अपोजिट टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऐसा लिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो, अगर मुझे कर्व का इक्वेशन लिखना है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला पार्ट तो आएगा ही नहीं इक्वेशन में, ठीक है ना, इसको हम कंसिडर करेंगे नहीं। मतलब कर्व के इक्वेशंस में हम सिर्फ क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस फाई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर y जो है डिपेंड किस पे कर रहा है, सिर्फ x पे, क्योंकि फाई तो इनिशियल फेज है जो कि कांस्टेंट ही होगा, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट ही है, मतलब साइन जो भी चेंज करेगा विथ रिस्पेक्ट टू x करेगा, ठीक है ना, क्योंकि साइन के ये एंगल्स हैं ये। क्लियर आ रही है आपको बात समझ में? यस सर। और y डिपेंड करेगा इसी फंक्शन पे, ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर ऐसा है तो मैं अगर इस क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ कि x बिकम 0, ठीक है, और t बिकम 0, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, -5। क्लियर है? यस सर आ रही है। हाँ, तो अब यहाँ से मुझे वो वैल्यू मिल जाएगा जो इनिशियल फाई का है, तो वो मुझे बताओ कितनी आ रही है वैल्यू। एकदम ध्यान से वन स्टेप बाय स्टेप करते जाओ कि जब हमने ऐसा कंसिडर किया कि क्या है, x बिकम्स 0, t बिकम्स 0, तो देन y बिकम्स -5। तो हम यहाँ पे इक्वेशंस जो है मेरा y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस फाई, तो यहाँ पे इनिशियल फेज निकालने के लिए y की वैल्यू हो गई -5, दिस बिकम 10 और साइन, ठीक है। x को भी हमने 0 कंसिडर किया है तो फाई हमें पता चल जाएगा फाई की वैल्यू क्या होगी। तो दैट मीन्स यहाँ से क्लियर है कि साइन फाई इज इक्वल टू क्या आ रहा है, -1/2। क्लियर? ठीक है ना। तो फाई की वैल्यू क्या लिखोगे, साइन इनवर्स -1/2। तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है ये बताओ। क्या है वैल्यू? 330 हो सकती है। क्योंकि निगेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा ना। यस सर। तो एक वैल्यू तो -π/6 कर दूं मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या लिखूं, बोलो। क्या होगा, 5π/6, 3π/6, क्या होगा बताओ? 7π/6. हाँ 7π/, ऐसा ये आ रहा है, यस सर 7π/6 7π/6 आ रहा है, ठीक है। अब बेटा यहाँ ध्यान से देख, यहाँ पे लॉजिकली आपको क्या समझना है, क्योंकि दो वैल्यू आ चुकी है मेरे पास, कोई एक ही वैल्यू हम कंसिडर करेंगे। क्लियर ना? तो यहाँ ध्यान से देखो, अगर मुझे डायरेक्शन ऑफ वेव चाहिए तो मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है, मेरे पास इंफॉर्मेशन ये है कि ये पार्टिकल जो है वो तुमको कहाँ जाता हुआ दिख रहा है, डाउनवर्ड दिख रहा है ना। यस सर डाउनवर्ड। हाँ, तो हमारे पास रिलेशन क्या था, vp इज इक्वल टू -vw इंटू dy/dx।
ये हमने रिलेशन निकाला था ना, यस सर निकाला। पार्टिकल तो निगेटिव हो जाएगा अगर मैं पी पॉइंट पे बोलूँ तो, ठीक है। यस सर। ये माइनस Yes. वी डब्ल्यू और डी वाई बाई डी एक्स, देखो ये जो थीटा है पी के लिए, ये ग्रेटर देन 90 है लेस देन है? ग्रेटर देन 90 है। क्या है? ग्रेटर देन 90। तो ग्रेटर देन 90 हो गया, तो ग्रेटर देन 90 होने के कारण डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? नेगेटिव। ये निगेटिव हो गया। तो मुझे अब बताओ कि वेव स्पीड क्या दिखेगा तुमको? निगेटिव। यस सर। मतलब ग्राफ किधर जा रहा है? इस तरफ। क्लियर है? यस सर क्लियर है। हाँ, तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गया कि यहाँ जो प्लस माइनस वाला चक्कर था, जब हम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखेंगे तो उस पर तो ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे साइन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, है ना? यस सर। अब यहाँ पे बात करो कि कौन सी वैल्यू हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ये भी है कि अगर आप देख रहे हो कि वेलोसिटी ऑफ द वेव निगेटिव है, तो निगेटिव की अगर आप बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे भी कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है, यस सर। है ना? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या मिलता है हमें? पॉजिटिव मिलता है। मगर हमें क्या देखना है? डायरेक्शन ऑफ द वेव किधर जा रहा है? इस तरफ जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो हम इन दोनों में से ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो जो साइन की वैल्यू है, देखो हम इस तरह से कर्व बनाते हैं, इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखो, हम इस तरह से कर्व बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, अगर मैं ये वाला इनिशियल पॉइंट लेके चलूँ तो 0 डिग्री हो जाता है, ठीक है। अगर ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल फेज एंगल क्या हो जाएगा? π/2। अगर ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है तो इनिशियल फेज एंगल क्या हो जाएगा? पाई। यस सर। ठीक है। अगर थोड़ा और आगे जाओ कि अगर ग्राफ थोड़ा सा इस तरफ लेके जाए तो ये क्या हो जाएगा? इसको कितना बोलोगे आप? 3π/2। और यहाँ जाते हैं तो 2π हो जाती है। क्लियर है ना? तो तुम उस ग्राफ को अकॉर्डिंग देखोगे तो ग्राफ यहाँ से कहीं से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। या फिर आप लॉजिकली सोचोगे तो ग्राफ यहाँ से कहीं से स्टार्ट हो रहा है। आ रही है मेरी बात समझ में? यस सर आ रही है। ठीक है। तो हम या तो ये वाले सेक्शंस को देखेंगे या ये सेक्शंस को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर होगा या यहाँ पे होगा। बट यहाँ पर ध्यान से देखो कि अगर मैं इस कंडीशंस पे जाऊँ तो मैं पाई से आगे जा रहा हूँ, और यहाँ हम देखेंगे तो 3π/2 से आगे जा रहे हैं। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं ना बेटा? नो सर क्लियर। देखो मैं वापस से फिर से बनाता हूँ, एकदम इसको अच्छे से समझना कि कौन सा एंगल हमें कंसिडर करना है। कि अगर मैं इस तरह से बढ़ रहा हूँ, बस इतना, तो मुझे ये पता है कि ऊपर का कर्व अगर हम कंसिडर करेंगे तो 0 से पाई के बीच वैल्यू होगी, ठीक है। और नीचे का अगर हम कर्व कंसिडर करेंगे इस तरह से, क्लियर है, तो यहाँ पे हमें ये पता है कि ये पाई से 2π के बीच कंसिडर होगा। और वेव हमें क्लियर दिख रहा है कि यहाँ से चलता हुआ जा रहा है, ठीक है। तभी तो आगे के कर्व में हमें ये दिख रहा है कि पार्टिकल जो होगा वो नीचे मूव करेगा। देखो यस सर दिख रहा है ना आपको? मतलब Yes, यहाँ पे sir. हाँ, तो यहाँ पे क्लियर है कि ये जो है होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू अगर हम क्वाड्रेंट में बात करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि ये तुमको कहाँ दिख रहा है? इस पार्ट से, ठीक है, 3/2 से 2π के बीच में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो वैल्यू क्या कंसिडर करेंगे? -π/6। तो अगर मुझे यहाँ पे कर्व का इक्वेशन लिखना होगा तो क्या लिखोगे? y = 10 साइन, ठीक है। और k की वैल्यू निकालनी है, तो k की वैल्यू के लिए हमें लैम्डा चाहिए होगा, ठीक है। अब यहाँ देख के बताओ लैम्डा की वैल्यू क्या है? हम्म 12 है ना? Yes, sir. 12 होगा ना, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक तो डिस्टेंस 1 है और यहाँ तक का डिस्टेंस 13 है, तो जो लैम्डा हो गया ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को बोलेंगे। क्लियर है? और ये कितना दिख रहा है मुझे? वो 12 दिख रहा है, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू भी हमारे पास 12 आ चुकी है। तो अब पूरा इक्वेशन इसको सॉल्व कर लो। क्या लिखोगे आप? 12x और वैल्यू क्या हो जाएगी? -π/6। तो ये क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ कर्व। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है किसी को? नो सर। क्लियर आ रही है आपको समझ में? यस सर आ रही है। हाँ, अब मुझे बताओ, इसका सेकंड पार्ट में हम जाते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है क्वेश्चंस का, ये देख लेते हैं। सर आपने 7π/6 कैसे रिजेक्ट करा था?
देखो इसको बेटा समझने का दो तरीका है, अगर अब तुमको कहीं कन्फ्यूज़न है ना तो तुम ऐसे भी सोच सकते हो, देखो ध्यान देना, ठीक है। अगर मैं तुमसे ये बोलूँ, देखो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक तो वो लॉजिक मैंने जो दिया वो समझो, या फिर तुमको अगर सिंपल वे में जाना है कि नहीं कंप्लीट थियरी में जाए हम, तो ये वाला पॉइंट है ना -5 का, हाँ जी सर। ठीक है। यहाँ पर एक स्लोप बनाओ क्योंकि इनिशियल फेज चाहिए हमें, ये स्लोप बनाया ना मैंने, ये क्या हो गया थीटा। अब ये ओके सर। थीटा बताओ क्या होगा, पॉजिटिव होगा dy/dx या फिर निगेटिव होगा, ये बताओ मुझे। पॉजिटिव होएगा। पॉजिटिव होगा, तो उस कंडीशन में पार्टिकल तुमको कहाँ जाता दिख रहा है, नीचे की ओर, यस सर। है ना। और जो कर्व है, कर्व को अगर dy/dx आप निकालोगे तो dy/dx क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यस सर। देखो मैं करके बताता हूँ, ध्यान से देखो इस चीज़ को समझना। जैसे हमारे कर्व का इक्वेशन क्या है, y = a sin kx + phi, यही है ना कर्व का इक्वेशन, यस ठीक सर। है। ये तो Yes. यहाँ पे देखो इनिशियल फेज जब हम इसकी बात करते हैं, एकदम ध्यान देना, ये वाला सेक्शन सबसे इजी होगा अगर तुम कंप्लीट थियोरेटिकली पढ़ो तो। ये एक्चुअल में क्या है, इनिशियल फेज है ना। हाँ Yes. जी सर। हाँ, अगर ये इनिशियल फेज है तो बेटा इनिशियल फेज मतलब पार्टिकल इस -5 से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ, जो मेरे पास स्नैपशॉट है, क्लियर। यस सर। हमें ये दिख रहा है, तो हमने क्या किया कि इस पॉइंट पे हमने एक टेंजेंट बनाया, जो टेंजेंट थीटा जो था, मान लो ये, चलो यहाँ थीटा दिया हुआ है तो इसको समथिंग कुछ फाई मान लो। ये जो फाई है ये हमें क्या दिख रहा है कि ये <90 डिग्री है। यस सर। अगर ये <90 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात हमें यहाँ पे क्लियर है कि dy/dx जो होगा वो पॉजिटिव होगा, Yes. यस सर। क्लियर है, ठीक है ना, कि dy/dx मेरे पास क्या दिख रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। अगर ये पॉजिटिव है तो अगर इसको तुम dy/dx यहाँ पे निकालोगे तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, a k cos kx + phi हो जाएगा। कहीं दिक्कत है इसको समझने में, बोलो। नो सर। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर अब देखो दो वैल्यू था मेरे पास फाई की, एक कौन सी वैल्यू थी, -π/6, ठीक है, और एक वैल्यू क्या थी 7π/6, ठीक है। यस सर। हाँ जस्ट सेकेंड, देखो ये दो वैल्यू थी मेरे पास। अब इस दो वैल्यू में हमारे पास यहाँ पे क्लियर हो गया कि dy/dx जो हम निकाल रहे हैं इनिशियल फेज का, वो क्या आ रहा है, वो dy/dx क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, क्लियर। तो पॉजिटिव, तो cos की जो वैल्यू है, क्योंकि a और k तो कांस्टेंट है, तो डिपेंड कहाँ पे करेगा, cos पे, और ये cos कौन से क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव हो जाएगा, ऑब्वियसली -π/6 वाले में होगा, 7π/6 वाले वैल्यू में तो पॉजिटिव होगा नहीं। आया समझ में या नहीं, नहीं तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ओके सर, आ गया समझ। आया बेटा आपको समझ में सरगम? सर ये माइनस फिर से सुन, 5/6 नहीं फिर से सुन, तो फिर से सुन, देख y = क्या लिखेंगे, a sin kx + phi, सर ये सब आ गया था, ये आ गया लास्ट वाला तो, स्टेप। हाँ तो अब यहाँ ध्यान दे कि जब dy/dx हम इसका निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, a k cos kx + phi, ये भी समझ में आया। और आपको ये भी Yes. मैंने बताया कि ग्राफ जो है वो इधर से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे चल रहा है ना, तो Yes, sir. जो इनिशियल फेज एंगल है यहाँ से स्टार्ट होगा। तो जब मैंने इसका स्लोप बनाया, ठीक है, ये थीटा या सॉरी फाई, तो ये क्या था, <90 डिग्री, <90 डिग्री होने के कारण dy/dx क्या मिला तुमको, पॉजिटिव मिला, ठीक है। यस सर। तो dy/dx, ये जो फंक्शन है dy/dx, अगर इसको मुझे पॉजिटिव करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि cos kx प्राइम, मतलब ये तो कांस्टेंट है, मतलब cos का जो फंक्शन है उसको पॉजिटिव रखना पड़ेगा, हाँ जी सर। ठीक है। अगर इसको पॉजिटिव करेंगे तो cos का फंक्शन फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होता है, ठीक है सर। ठीक है। तो फाई की जो हमारे पास वैल्यू आई है वो आई है -π/6 और 7π/6, ठीक है। तो हमें देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट की तो बात ही नहीं करो, है ही नहीं, तो हमें कहाँ देखना पड़ेगा, फोर्थ में, और फोर्थ में ही ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि dy/dx पॉजिटिव है, क्लियर है। क्योंकि अगर हम ठीक है, 7π/6 ले लेंगे तब तो dy/dx निगेटिव हो जाएगी, यस सर। ठीक है। तो उस कंडीशंस में ऑब्वियसली हम इक्वेशंस में क्या कंसीडर करेंगे, -π/6, क्लियर है। यस सर क्लियर। हाँ, तो अब यहाँ पे समझ में आया कि जो कर्व का इक्वेशन होगा वो y = 10 sin 12x - π/6 होगा,
बोलो ठीक है। यस सर। हाँ, तब इसमें बी पार्ट लिखो क्वेश्चन का। जैसे ए पार्ट हमने एक कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व किया ए पार्ट का, बी पार्ट उसमें तो क्या एक करना है, सेकंड में सोल्यूशन लिखना था। सॉल्यूशन खुद से किया कर अगर एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई है तो। ओके सर। करूँ स्लाइड करूँ नीचे, चल ठीक है लिख, मैं स्लाइड नीचे कर रहा हूँ। ऐसे भी मैंने तो पूरा गंदा करके रखा है, फिर भी देखो समझ में आता है तो लिख लो। ठीक है, क्वेश्चन का बी पार्ट मैं बोल रहा हूँ, लिखो। ये सर क्वेश्चन बोल दो, मैं कर लूंगी खुद से। ठीक है, लिखो फाइंड द एंगल थीटा, फाइंड द एंगल थीटा मेड बाय द टेंजेंट, find the angle theta made by the tangent at point P. Find the angle theta made by the tangent at point P with the x-axis. With the x-axis. ठीक है, लिख लिया क्वेश्चन। यस सर। यस हाँ, सर। अब ध्यान से सुनना मेरी की एक बात, कुछ सॉल्व करने से पहले हमें अब एक्चुअल में क्या निकालना है। देखो हमें निकालना है इस थीटा की वैल्यू, क्लियर है। अगर मैं इस थीटा को बोलूँ तो एक्चुअल में ये स्लोप है ना, मतलब हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स, क्लियर। मगर वो टेंजेंट किस पॉइंट पे है, पी पे, ठीक है। यस सर। हाँ, अब ये वाला बी वाले पार्ट को थोड़ा ध्यान से देखना। देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ये एडवांस स्टाइल का क्वेश्चन है, कंप्रीहेंशन है, तो ध्यान से हम करेंगे इसको। देखो हमारे पास अभी तक इन्फॉर्मेशन में क्या क्या आया कि y कर्व जो इक्वेशन था y इज इक्वल टू ए साइन, ठीक है, के एक्स प्लस फाइव, ये आ चुका है ना, यही हमने लिखा ना कर्व का इक्वेशन। अब प्लस नहीं सॉरी माइनस, ठीक है बेटा। यस सर। अब हमें डी वाई डी एक्स चाहिए। अगर हम टोटल वैल्यू ऐसे लिखे y इज इक्वल टू ए साइन, ठीक है, k की वैल्यू कितनी ली थी, 12। और 2π/12 ना। यस सर, वेवलेंथ 12 आई थी। हाँ तो मतलब 2π/12 लिखो ना k की वैल्यू। यस सर। चलो ये 2π/12, ठीक है, ऐसा इंटू एक्स, और ये क्या है माइनस π/6, क्लियर है ये, ठीक है। यस सर। Yes, अगर sir. मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया डी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज द डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ मैं x इज इक्वल टू 6 अगर लिख दूँ तो ऑब्वियसली वो P पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रहा है उसका स्लोप आएगा, यस सर। क्लियर है सरगम, यस सर क्लियर। ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर सॉल्व करते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है कि मुझे चाहिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स दैट इज द थीटा, और इस थीटा, ये डी वाई बाई डी एक्स को थीटा नहीं बोलेंगे हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, टैन थीटा, ठीक है। यस। यस सर। तो अब सॉल्व करना शुरू करो। टेन साइन पाई बाई, सॉरी साइन नहीं होगा, ये डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ना पहले, तो डिफ्रेंशिएट करो, क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएट करके, 10 मल्टीप्लाई ये 10 इंटू 2π/12 cos। हाँ हाँ π/6 लिख दो, है ना, यस सर। कॉस, और ये क्या हो जाएगा π/6 इंटू एक्स माइनस π/6, ठीक है। यस सर। हाँ तो अभी जल्दी से x की वैल्यू क्या रखोगे यहाँ पे, 6 रखोगे ना, तो 10 मल्टीप्लाई π/6 कॉस, ये क्या हो जाएगा पाई माइनस π/6, क्लियर है। अब बताओ मुझे पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पॉजिटिव होगा निगेटिव, निगेटिव होगा, अब वैल्यू क्या लिखेंगे, माइनस हाँ प्लस कॉस, cos। कॉस π/6 लिखेंगे ना। यस। यस। हाँ इसको सॉल्व करो, बताओ आंसर क्या आ रहा है। पाई को नहीं छेड़ना, पाई जैसा है वैसे ही रहने दो। अगर हम 10 cos π/6, ये निगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, और इसको क्या लिख लेंगे, √3/2, ठीक है,
10 माइनस 10 रूट 3 पाई अपॉन 12, ठीक है। ये आ रहा है क्या मेरा tan थीटा, देखो आ रहे हैं सब कैसे आंसर। ठीक है, सर ये ऊपर आपने डिफरेंशिएट करने के बाद जब पाई बाय 6 एक्स माइनस पाई बाय 6 है उसको आपने पाई माइनस पाई बाय 6 कैसे लिखा था? बिकॉज x की वैल्यू बेटा मैंने यहाँ लिखा ना, x की वैल्यू डी वाई डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स, ओके सर, सिक्स ओके। है ना, तो x की वैल्यू 6 रखें तो 6 कैंसिल हो गया ना, तो पाई माइनस पाई बाई 6। यस सर, क्लियर। हाँ तो ठीक है ना, तो tan थीटा की वैल्यू यही आ रही है माइनस रूट 3 पाई बाई 12। एक बार देख लेना कैलकुलेशन, ये मुझसे कैलकुलेशन बहुत मिस्टेक होती है। बोलो यही आ रहा है वैल्यू? ये सही आ रहे हैं। हाँ तो दैट मीन्स अगर हमें थीटा निकालना है तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan इनवर्स माइनस tan रूट 3 पाई अपॉन 12, ये हो गया थीटा। क्लियर? देखो यस यही फाइंड करना था हमें। यस। अब क्वेश्चन का सी पार्ट लिखो, थर्ड में पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का सी पार्ट क्या है वो लिख रहा हूं। लिखो इफ द पार्टिकल एट पी हैज अ वेलोसिटी, if the particle at p has a velocity v p meter per second, ठीक है, if the particle at p has a velocity v p meter per second in the negative y direction, in the negative y direction as shown in figure, then determine the speed, then determine the speed and direction of the wave, then determine the speed and direction of the wave। ठीक है, सर जो डायरेक्ट माइनस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कौन सा? वीपी मीटर पर सेकंड को एक रिपीट कर दो। हाँ मैं कह रहा हूँ इफ द पार्टिकल एट p हैज अ वेलोसिटी vp मीटर पर सेकेंड इन द निगेटिव y डायरेक्शन। ओके सर। ठीक है, हो गया, बढ़ूंगा आगे। यस सर। अब देखो मैं यहाँ पे कोई आंसर नहीं करने वाला, ये आपका काम है। ठीक है, यहाँ पे बस मैं एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ आपको कि देखो ये जो फिगर था यहाँ पे क्लियर है कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है जो p पॉइंट पे, ऑब्वियसली वो निगेटिव y डायरेक्शन में दिख रहा है तुमको, नीचे जा रही है। यस सर। ठीक है ना, Yes. तो हमें एक्चुअल में क्या निकालना है यहाँ पे, देखो और हमारे पास p की जो ये जो वेलोसिटी है जिससे वो नीचे जा रही है वो तो क्लियर करके रखा है ना, वो vp मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, क्लियर? हाँ जी सर। हाँ, और हमने डायरेक्शन की बात करो तो डायरेक्शन तो हमने डिसाइड कर ही रखा है कि वो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में वेव जा रही है। क्लियर ना? यस सर। हाँ तो अब तुम्हारे लिए इजी हो गया, आपको पता है Vp इज इक्वल टू क्या होता है माइनस वी डब्ल्यू इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो देखो ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू तो हमने यहाँ निकाली, ठीक है, और ये वैल्यू हमें दी हुई है, तो ऑब्वियसली वेव स्पीड निकल जाएगा। ठीक है, बोलो कहीं कंफ्यूजन है किसी को? नो सर। तो ये वैल्यू निकाल लोगे, जल्दी से मुझे एक्सप्लेन करो कि क्या वैल्यू आ रही है।
सर आंसर वीपी के टर्म्स में ही हाँ आएगा ना? ऑब्वियसली ऑब्वियसली, ठीक है ना। ये तो हम वीपी ही रहने देंगे और इसको क्या लिखेंगे, माइनस वी डब्ल्यू, और डी वाई और डी एक्स ऑब्वियसली ये माइनस 10√3 12 पाई VP अपॉन अपॉन 10√3 12 पाई। ऐसा आ जाएगा ना, ठीक है। तो इसको तो कैलकुलेट कर लो, निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 12 VP डिवाइड बाई क्या लिखो 10√3 10√3 पाई, पाई। ठीक है। क्लियर है, ऐसा होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा वेव की स्पीड, बोलो क्लियर है। और ये याद रखना दिस इज द मैग्नीट्यूड, यस सर, और सर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं। हाँ निगेटिव, वो तो हमने पहले ही डिसाइड कर दिया था, ठीक है। शोभित कोई डाउट बेटा इसमें? नो सर, क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे देख, अब मैं तुझसे ये पूछूं यहाँ पे डी में एक छोटा सा क्वेश्चन, सब यहाँ पे ये सबसे इजी हो जाएगा पूरे कॉम्प्रिहेंशन का, कि डी पार्ट में आपको ये करना है फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, तो क्या लिखोगे? तो वीपी अपॉन 10√3 पाई। पिटोगे, वीपी कैसे आप लिख रहे हो, वीपी इज अ पार्टिकल वेलोसिटी बेटा, हम थोड़ी उस पर बात कर सकते हैं। आप जब लिखोगे फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी ये लिखोगे ना स्पीड ऑफ द वेव डिवाइड बाय लैम्डा, है ना। और स्पीड ऑफ द ये वेव सर मैंने वैसे ही करा था। तो स्पीड ऑफ द वेव ये है ना, वीपी कैसे बोलोगे, ये तो पार्टिकल की स्पीड थी, तो स्पीड ऑफ द वेव जो हमने निकाला है अभी वो आएगा ना यहाँ पे, ठीक है। डिवाइड बाय लैम्डा मतलब 12 को डिवाइड करो इसके साथ, ठीक है। यस सर। हाँ चलो इसको थोड़ा और आगे देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में कई दिक्कत दे रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन के जरिए आप पूरी अपनी ट्रैवलिंग वेव रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं तुमसे ई पार्ट में नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन में आता हूँ। ई पार्ट में क्या कह रहा है, क्वेश्चन पूरा लिखना, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल एट द ओरिजिन, find the displacement equation of the particle at the origin as a function of time, ठीक है। find the displacement of the particle at origin as a function of time, ठीक है। तो मुझे बताओ, अब डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखोगे तो क्या होगी वैल्यू, इक्वेशन क्या होगा, साइन प्लस माइनस ओमेगा टी होएगा। हाँ तो यहाँ पर आप कंसिडर करोगे तो पूरा लिखोगे ए साइन, ठीक है, के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस फाई, ये टोटल आएगा ना। यस सर। बट यहाँ पर प्लस माइनस की जगह माइनस को निगलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें तो पता है ना डायरेक्शन क्या है, क्लियर। यस सर। तो हम क्या लिखेंगे, ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाई। अब ध्यान दो, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, एम्पलीट्यूड तो हमें पता है क्या है, यस के की वैल्यू भी पता है हमें, फाई की वैल्यू भी पता है, ओमेगा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमें ये पता है कि ओमेगा इंटू वी मल्टीप्लाई के होता है, और वी की भी वैल्यू हमने फाइंड की है, के हमारे पास नोन है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमने डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस भी लिख लिया इसमें। देखो कहीं दिक्कत, कोई डाउट इसमें? नो सर। ये आया आपको समझ में? यस सर, आया समझ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बेटा, इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं हम लोग।
सर इसमें के एक्स की वैल्यू तो खत्म ही हो जाएगी, हाँ, के एक्स की वैल्यू कैसे खत्म हो जाएगी? मतलब उसने विद रिस्पेक्ट टू टाइम का है। बट वो पूरा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बोल रहा है वो, ओके ठीक है ना? तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन तो था ही, कर्व की इक्वेशन थी, उसमें आपको फंक्शन ऑफ टी लिखना था, ठीक ओके है? सर। क्लियर है? यस सर। हाँ। अब एक और क्वेश्चन में, एक सेकंड वेट करो, थोड़ा क्वेश्चन ढूंढ लूँ। समझ में आ रहा है ना? कहीं दिक्कत नहीं ना सॉल्व करने में? नो सर। No, ठीक है। आ, चलो मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ, फिर आप लोग लिखना शुरू करना। देखो क्वेश्चन में फिगर ऐसे बना हुआ है, और ये मैं थोड़ा टाइम दूंगा तुमको, तुम लोग सोच के मुझे आंसर करना है, इसको जल्दबाजी में नहीं डालना। सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का पार्ट है? नहीं नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। ओके सर। ठीक है, ट्रैवलिंग क्वेश्चन, ट्रैवलिंग वेव के बेसिक्स क्वेश्चन का मैं एक तुम लोग को असाइनमेंट दे दूंगा, जिससे आप बेसिक से प्रैक्टिस करो। मैं अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ कि तुम्हें दिक्कत नहीं हो पूरे असाइनमेंट दिवाली वेकेशन में बनाने में, ठीक ओके है? सर। हाँ, ये देखो, ये 5 है, ये -5 है, ठीक है? इसका ठीक मिड में यहाँ पर 1 है। क्लियर? दिस बिकम 2, दिस बिकम 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, ठीक है? एक सेकेंड, ये पिक्चर आसान हो जाएगा, थोड़ा इसको चेंज करते हैं, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, जस्ट सेकेंड। इसको नीचे से ले चलते हैं ग्राफ, ऐसे समझो, ठीक है? ये ऊपर ये 5 है, नीचे -5। क्लियर? दिस बिकम 1, 2, 3, 4, 5। इसको एडजस्ट कर लो, ये ऊपर ऐसे बना हुआ है, ठीक है? ये 6, ये 7 और ये 8, ठीक है? यहाँ ऐसा है कि दिस इज़ द एक्स एक्सिस, ये एक्स है, ये वाई है। ओके, अब ये पिक्चर है, ठीक है ना? अब कंप्लीट क्वेश्चन लिख लो। फिगर शो द शेप ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव, फिगर शो द देखो, फिगर शो द शेप ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव एट टाइम t is equal to 0. Figure show the shape of a progressive wave at time t is equal to 0. After a time, figure show the shape of a progressive wave at time t is equal to 0. After a time, t is equal to 1 upon 80. ठीक है? After a time, t is equal to 1 upon 80. The particle at the origin. Figure show the shape of a progressive wave at time t is equal to 0 after a time of t is equal to 1 upon 80. The particle at the origin. The particle at the origin has its maximum negative displacement. Has its maximum negative displacement.
if the wave speed if the wave speed v 80 unit, if the wave speed, ठीक है, if the wave speed, ठीक है, if the wave speed be 80 unit, then what will be the equation of the progressive wave? Then what will be the equation of the progressive wave? ठीक है, वेव स्पीड याद रखो, वेव स्पीड क्या दे रहा है? 80 यूनिट। क्लियर है? हो गया कंप्लीट क्वेश्चन? यस। एक्सप्लेन करूं? से ये वेव मतलब t इक्वल 1/80 से चलती आ रही है। हाँ नहीं, यहाँ पे ऐसा बोल रहा है बेटा कि एक वेव है, आपको ये दिया हुआ है, ठीक है ना, ये कोई स्नैप शॉट है वेव का। हमें अभी तक ये यहाँ पे क्लियर ये है क्या, इसमें ये भी नहीं पता कि ये कौन से डायरेक्शन में चल रही है ना? यस। ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस इन्फॉर्मेशन ये है मेरे पास कि t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 1/80 सेकेंड्स के बाद, ठीक है, ये जो है अपने मैक्सिमम निगेटिव डिस्प्लेसमेंट पे आ जाती है। तो मैक्सिमम निगेटिव डिस्प्लेसमेंट तो ये है, आ रहा है समझ में? बढ़ूं आगे? यस। हाँ ना, मैक्सिमम Yes. निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। देख यहाँ पे समझना, अगर मैं बोलता तुमको कि मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो तुम ये वाले पॉइंट्स को बताते, ये मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, और ये क्या है? मैक्सिमम निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या रहा है? t इज इक्वल टू 0 से जब t इज इक्वल टू 1/80 सेकेंड में आ रहा है, तो वो अपने क्या है? मैक्सिमम निगेटिव डिस्प्लेसमेंट पे, ठीक है, जहां पर वेव की स्पीड 80 यूनिट है। तो 80 यूनिट इज अ कांस्टेंट ना, क्योंकि वेव स्पीड तो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। यस। ठीक है, तो हमें अब यहाँ पर ये कह रहा है क्वेश्चंस में कि आप ये बताओ कि इफ द वेव स्पीड देन व्हाट विल बी द इक्वेशन। तो इस वेव का इक्वेशन क्या होगा? ठीक है, तो देखो इसमें दो लॉजिक समझना। एक तो हमें पता नहीं कि इसका क्या होगा, कौन से डायरेक्शन में वेव चल रहा है, बस ये इन्फॉर्मेशन जरूर है कि t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 1/80 में आने के बाद ये क्या हो रहा है? अपने मैक्सिमम निगेटिव डिस्प्लेसमेंट पे चला आता है। तो दो टर्म समझो, अगर ये निगेटिव में जा रहा होगा तो वेव ऐसा चल रहा है, इस तरफ से आ रहा होगा कहीं, यस। ठीक है। तो अब यहां ध्यान से देखो कि अगर इधर से, ठीक है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, एक एक पॉइंट समझना अच्छे से कि अगर वो निगेटिव x डायरेक्शन की ओर चल रहा होगा तो यहां से चलता हुआ इस तरफ जा रहा होगा, तो पहला जो निगेटिव आएगा डिस्प्लेसमेंट वो यहां पर आएगा। क्लियर है ना यस सर। सरगम? हाँ जी, क्लियर सर। ठीक है, तो बेटा अब यहाँ ध्यान से देखो, मैं अगर यहाँ से यहाँ तक का टाइम की बात करूँ तो जो हमारा होता है, नॉर्मली हम बात करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक अगर टाइम बोले तो इसको हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट टी, एक टाइम पीरियड। यस सर। यस ठीक है, सर। तो ऑब्वियसली मैं यहाँ से यहाँ तक बोलूँ तो t/2 बोलोगे? यस सर Yes, बोलेंगे। हाँ, और अगर यहाँ से देखो इस पोजीशन से इस पोजीशन की बात बोलूँ तो बेटा t/4 हो जाएगा ये। यस सर। तो टोटल अगर टाइम मैं बोलूँ तो 3t/4 हो जाएगा। यस सर। कि अगर Yes, sir. अगर वो निगेटिव x डायरेक्शन में चल रहा है, मेरी बात को ध्यान से समझना कि अगर मैं ये बोलूँ कि वो निगेटिव x डायरेक्शन में चल रहा है, दैट मीन्स 3t/4 जो है वो 1/80 के इक्वल होना चाहिए। होना चाहिए सर। ठीक है ना? अगर मैं बोलूँ कि नहीं वो ग्राफ जो है पॉजिटिव x डायरेक्शन में चल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो उसको पहला मैक्सिमम निगेटिव डिस्प्लेसमेंट चलने के लिए सिर्फ t/4 टाइम चलना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि अगर पॉजिटिव x डायरेक्शन में ग्राफ चलेगा तो वो t/4 जो है वो 1/80 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर। नहीं। अब मुझे ये बताओ कि ये ग्राफ देख के तुम्हें क्या लग रहा है कि इसमें लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? 4 है ना, और हमें स्पीड ऑफ द वेव क्या दिया हुआ? 80। यस सर। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 80/4, दैट बिकम्स 20 हर्ट्ज। ही लिखो या यूनिट हमें पता नहीं। अगर मैं t बोलूँ तो क्या लिखोगे? 1/20। यस सर। ठीक है, तो अगर ये ऐसा है तो मैं 3t/4 बोलूँ तो ऑब्वियसली वो 180 के इक्वल है ही नहीं, नो सर। है ना? अगर मैं t/4 बोलूँ तो 1/80 के इक्वल आ जाएगा।
यस सर। तो दैट मीन्स Yes, sir. यहां से क्लियर हो गया कि ग्राफ कहाँ चल रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक है। यस सर। हाँ, तो अगर ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है तो इक्वेशन ऑफ द वेव क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू ए साइन, ठीक है, मैं ऐसा लिखूंगा ना, के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। यस सर। निगेटिव साइन ये बता रहा है कि ग्राफ पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है। ओके, ए की वैल्यू क्या है 5। 5। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या होना चाहिए कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ये पाई, ये क्या है। तो देख ग्राफ इधर से चल रहा है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुमको डिस्कस किया कि ग्राफ में देखो, ग्राफ तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है। अगर ग्राफ ऐसा बना हुआ है तो तुम क्या बोलोगे कि अगर ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो 0 डिग्री है, अगर मैं लाइन को आगे बढ़ा दूँ यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये π/2 हो जाएगा जहाँ से ग्राफ स्टार्ट है, इनिशियल फेज। अगर मैं Yes, इस sir. लाइन को आगे बढ़ाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, पाई से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर ना। Yes. तो Yes. देखो ये ग्राफ देख के तो हमें क्लियर पता है कि इसका जो इनिशियल फेज है वो पाई है। देखो कोई कंफ्यूजन है बेटा इसमें? नो सर। ठीक है, तो हमें इनिशियल फेज तो पाई पता चल गया, ठीक है। ए की वैल्यू हमें पता चल गई, डायरेक्शन ऑफ वेव भी पता चला गया, तो ऑब्वियसली के की वैल्यू भी हमें पता है जो कि कितना होगा 2π/4। यस सर। और ओमेगा भी हमें पता है क्योंकि ओमेगा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, v इंटू के, ठीक है ना। तो Yes, 80 sir. मल्टीप्लाई 2π/4 दैट इज द ओमेगा। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ द वेव लिख सकते हैं। यस सर। ठीक, कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर, एक हाँ। बार वो समझा दो फिर से, डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट की। देख मैं वापस से इस चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर करता हूँ। इसमें कहीं दिक्कत है कि -x डायरेक्शन में अगर ग्राफ चलेगा तो पहला निगेटिव जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो 3t/4 के इक्वल होगा टाइम में। So clear. सो विथ यस सर। क्लियर बेटा। तो ये देखो, ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़ेंगे तो t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 1/80 सेकेंड जब चल रहा था तो वेव का इंफॉर्मेशन जो है वो कह रहा था कि वो मैक्सिमम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट पे आना चाहिए। यस सर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से, अगर मैं निगेटिव एक्स डायरेक्शन से चल रहा हूँ तो ऑब्वियसली ये 1/80 जो होना चाहिए वो 3t/4 के इक्वल होना चाहिए। यस सर। ठीक है, अगर मैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाऊंगा तो ये क्लियर है कि पहला निगेटिव जो डिस्प्लेसमेंट है वो t/4 सेकेंड में मिलना चाहिए। यस सर। और वो इक्वल किसके होना चाहिए था, 1/80 के। यस सर। ठीक है, और हमें ये पता है कि स्पीड ऑफ द वेव कितना दिया हो, 80 यूनिट। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है फ्रीक्वेंसी हम 20 हो जाएगा क्योंकि 80/4 करेंगे। यस सर। तो टाइम कितना हो जाएगा 1/20। यस सर। ठीक है, तो हमें टाइम की वैल्यू 1/20 मिल गई। तो अगर मैंने यहाँ पे ये जो मेरे पास t था उस t की वैल्यू अगर मैं पुट करना शुरू करूँ तो ऑब्वियसली मैं मतलब t/4 करेंगे तो 1/80 आ जाएगा। आ जाएगा। तो इसका मतलब क्लियर है कि पहला निगेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली ये पॉजिटिव डायरेक्शन में चलने पे आ रहा है। यस सर, ओके समझ आ गया। और निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएंगे तो ऑब्वियसली 3t/4 इज इक्वल टू 180 तो आ ही नहीं रहा। नो सर। तो इस तरह से हम डायरेक्शन डिसाइड किए। ठीक है, आ गया। आया समझ में आपको? ठीक है, आगे बढ़ूं इसमें। यस सर, आ गया। चलो एक क्वेश्चन और, छोटा सा क्वेश्चन से Also, हाँ बोलो। so ये पाई एंगल कैसे आया था? कौन सा पाई? पाई एंगल में तो ये तो सबसे इजी काम था। देखो ऐसे, ये बेटा ऐसा है, ठीक है ना, ये वेव है। क्लियर? Clear. और हमने ये बताया कि कौन से डायरेक्शन में वेव चल रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। Yes, sir. अब मुझे बताओ, अगर वेव यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो कितना होगा इनिशियल? 0। 0. ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो क्या बोलोगे, π/2। π/2. अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो क्या बोलोगे, पाई. पाई। तो देखो ना कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये ब्लैक वाला दिखा। ये तो सर दिख गया, पर ये फिर हमने मतलब 0 क्यों नहीं माना? कि हमें कैसे पता है कि वो पीछे से चल रहा है? अच्छा ये बताओ मुझे कि क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 1/80 पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ना। तो बेटा ग्राफ तो यहीं से चल रहा था t इज इक्वल टू 0 पे। यस सर. हाँ, तो फिर t इज इक्वल टू 1/80 पे ग्राफ यहाँ आ गया ना। तो हाँ जी. इनिशियल फेज कितना है, पाई हुआ ना। क्योंकि अगर ये ग्राफ ऊपर से ऐसे जाता
तो ऑब्वियस सी बात है, आप कहते हैं 0, मगर ग्राफ चल रहा है तो पाई से स्टार्ट हुआ होगा ना। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, समझ गई। ठीक है शोभित, कोई कंफ्यूजन है बेटा आपको इसमें? नो सर, क्लियर है। तो मैं आगे बढ़ूँ? यस सर। एक सेकंड सर, ये मेरे को हाँ। थोड़ा सा लिखना था। ये सारे क्वेश्चंस तुमको डीसी पांडे में नहीं, ये क्वेश्चन डीसी पांडे में नहीं होगा, ठीक है। ये मैं असाइनमेंट डाल दूंगा, ये हमारे सुपर 30 के असाइनमेंट से क्वेश्चन है, मैं वो डाल दूंगा तुमको, ठीक है। और आज एक कंप्लीट एक वेव स्ट्रिंग का असाइनमेंट भी मैं पोस्ट करूंगा। ऐसे एक वेव स्ट्रिंग का असाइनमेंट डाला है ना मैंने ग्रुप में? यस सर। ठीक है, बट अभी बेटा स्टार्ट नहीं करना उसको, कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव कंप्लीट कर लेंगे तो वो इजी हो जाएगा सॉल्व करने में। अभी क्या करो, डीसी पांडे का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना ट्रैवलिंग वेव, वो सॉल्व करो। वो ट्राई किया था, सॉल्व हो रहा है? यस सर, अभी कुछ को क्वेश्चन ही किए थे, स्टार्टिंग क्वेश्चन तो हो रहे थे ना, तो उसको करना स्टार्ट करो, वो कंप्लीट एक्सरसाइज होगा वो फर्स्ट एक्सरसाइज। और कोई डाउट होगा तो मुझे व्हाट्सअप करो, ओके सर। ठीक है। बढ़ूँ आगे? यस सर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ऐसा है, ये तुमको डीसी पांडे में ये क्वेश्चंस मिलेगा, मैं थोड़ा डाटा चेंज करके सॉल्व बनाता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। ये तुमको लेवल 2 का क्वेश्चन है ये डीसी पांडे का, ठीक है, वहाँ से भी रीड कर सकते हो इसको। ये देखो ये क्वेश्चन ऐसा है कि फिगर ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये दिया है आपको 2√2, क्लियर। और ये जो वैल्यू है ये दिया हुआ है 4, है ना। ये वाई एक्सिस है, इसको मीटर में ही ले लो, कन्फ्यूज़न नहीं रखना। और बुक में दिया होगा एक साइड मीटर दिया हुआ है और एक साइड पहले मीटर, वो कुछ चेंज करके लिखा है। मैं मीटर में लेके चलता हूँ और आप वो डाटा आप क्लियर कर लेना, ठीक है। यस सर। ठीक है, अब यहाँ बेटा ध्यान से देख, ये जो है ना ये 0 है, ठीक है। ये पॉइंट आपको दिया हुआ है 1.5, ये दिया हुआ है 3.5, ठीक है। और ये दिया हुआ है 5.5, क्लियर। और यहाँ पर ये जो दिया हुआ है वो 7.5 है, ठीक है। मैं मीटर में ही कंसिडर कर रहा हूँ, मैं वापस बोल रहा हूँ। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये पॉइंट है P, जहाँ पर टेंजेंट बना हुआ है इस तरह से, ये टेंजेंट बना हुआ है जिसका एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। और ये ओरिजिन है ना। हमें यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चंस निकालना है, ए पार्ट है मेरा क्वेश्चन का, फाइंड द वेव वेलोसिटी। मैं पूरा क्वेश्चन बोलता हूँ, पहले ये पार्ट जो फाइंड करना है वो लिख लेते हैं, फाइंड द वेव वेलोसिटी। और बी पार्ट में हमने लिखना है द इक्वेशन ऑफ वेव, द इक्वेशन ऑफ वेव, ठीक है। ये देखो ये पिक्चर दिख रही है आपको। अब इसमें ये कह रहा है कि द फिगर शो अ स्नैप फोटोग्राफ, मतलब ये पिक्चर जो है वो एक स्नैप फोटोग्राफ लिया हुआ है। मैं वापस बोल दूँ, डीसी पांडे का लेवल 2 का ये पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन शायद है, ठीक है। यहाँ देखो क्वेश्चन में ये कह रहा है फिगर शो अ स्नैप फोटोग्राफ ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग एट t इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है ये कहाँ है, t इज इक्वल टू 0 पे। द पार्टिकल p इज ऑब्जर्व मूविंग अप, ठीक है। ये जो p है वो कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। पार्टिकल p ऑब्जर्व किया जा रहा है कि ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। विथ स्पीड, मतलब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जो दी हुई है वो दिया हुआ है तुमको 20√3। मैं मीटर पर सेकंड में लेके चल रहा हूँ कि मैंने सारे यूनिट को मीटर में लिया, ठीक है। तो पार्टिकल क्या है ये 20√3 मीटर पर सेकंड जो ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। टेंजेंट एट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, वो भी दिख रहा है आपको। तो यहाँ हमको पहला पूछ रहा है फाइंड द वेव वेलोसिटी, तो जल्दी से मुझे आंसर करो, वेव वेलोसिटी क्या होगी। तो पार्टिकल वेलोसिटी 20√3 है। हाँ 20√3 है मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
यस सर। हाँ, मुझे पहला जो है ना फाइंड द वेव वेलोसिटी, तो वेव वेलोसिटी बताओ क्या होगा। -20। -20 आ रही है। हाँ जी। ओके, तो हम तो ऐसे लिखेंगे ना, अगर मुझे चाहिए अगर इन्फॉर्मेशन, तो मैं ऐसा लिखूंगा पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस वेव वेलोसिटी इंटू डी वाई बाई डी एक्स। बोलो ठीक है। तो ये वैल्यू हाँ जी कितनी सर। हाँ, ये क्या हो जाएगा, √20√3 माइनस वी वेव वेलोसिटी या डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज 1060। 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3। √3। √3 ऑब्वियसली √3 कैंसिल कर दूँ तो वेव वेलोसिटी क्या हो गई, -20, है ना। यस सर। हाँ जी अब सर। देखो यहाँ पे डायरेक्शन की बात करें तो निगेटिव क्लियर बता रहा है कि वेव कहीं ना कहीं इस तरफ जा रहा होगा। क्लियर है ना। यस सर। अगर मान लो ऐसा भी नहीं है तो आप देखो पार्टिकल वेलोसिटी हमें पॉजिटिव दे रखा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, और ये माइनस हो जाएगा और ये भी तो पॉजिटिव ही होगा, डी वाई डी एक्स 1060। तो ओवरऑल पॉजिटिव और इस तरफ निगेटिव लेंगे तो वेव स्पीड तो निगेटिव ही आ रहा है, ठीक है ना। यस सर। हाँ, तो डायरेक्शन क्लियर है। अब कह रहा है इक्वेशन ऑफ वेव बनाओ, तो इक्वेशन ऑफ वेव कैसे बनाएंगे। देखो इक्वेशन ऑफ वेव क्या लिख लेंगे हम, ऐसा लिखेंगे ना y इज इक्वल टू ए साइन, ठीक है, मैं लिखूंगा के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाई। क्लियर है। अब जल्दी से बताओ फाई की वैल्यू क्या होगी, बिकॉज आपको ये पता है कि x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या दे रखी है, 2√2। बोलो ठीक है ये। यस सर। हाँ, तो निकाल लो वैल्यू। ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, 2√2 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 ना, 4 साइन x 0 कर दे t 0 कर दे तो ये 5 हो गया। तो ऑब्वियसली मेरे 5 पास साइन 5 की वैल्यू क्या हो रही है, 5/4। नहीं बेटा दोनों वैल्यू बताओ, क्योंकि साइन 5 1/√2 हो गया ना। सर। हाँ, तो 1/√2 अगर मैं साइन की बात करूँ तो फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में आएगा ना 5। यस सर। एक π/4 और एक 3π/4। बोलो यस सर। ठीक है। अगर ऐसा आ रहा है तो फिर वापस उसमें डिस्कस कर लो तुम, कि जैसा हमने कंसिडर किया था कि अगर मैं इस पे एक टेंजेंट बनाऊं तो ये टेंजेंट क्या होगा, थीटा क्या होगा, <90। यस सर। <90 होगा मतलब डी वाई बाई डी एक्स आपको क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। अगर हम इस कर्व को करेंगे तो कॉस वाला सेक्शन पॉजिटिव आना चाहिए, मतलब डी वाई बाई डी एक्स अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हम वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं ना बात को, कि ये 3π/4 नहीं होकर π/4 होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। यस सर। क्लियर है ये बात, बढ़ूँ आगे ना। यस सर क्लियर है। हाँ, तो बेटा ये मेरा क्लियर हो गया कि ये जो फाई की वैल्यू है वो π/4 आएगी। अब k की वैल्यू है तो 2π/λ करेंगे, लैम्डा यहाँ से हमको दिख रहा है, देखो लैम्डा की वैल्यू बता दो जल्दी से फिगर में देख के, क्या होगा, 4 होगा वैल्यू। यस सर 4। हाँ, तो लैम्डा की वैल्यू 4 है तो ऑब्वियसली 2π/4 ये हो गया मेरा k। ओमेगा हमें निकालना है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा, जल्दी से बताओ। ओमेगा क्या लिखोगे, v इंटू के ना, v की वैल्यू 20 निकाला था, ये 2π/4 हो गया तो ओमेगा भी आ गए। 10π आ गया सर। हाँ क्लियर है, तो ये समझ में आ गया तुमको क्वेश्चन। यस। ठीक है, क्लियर है। कोई डाउट अभी तक के न्यूमेरिकल्स में जो आज हमने डिस्कस किया, नो सर। कोई कहीं डाउट नहीं है ना, तुमको समझ में आ रही है। देखो हमेशा ये चीज़ें याद रखना कि कभी भी फाई की वैल्यू निकालोगे तो सारी वैल्यू निकालोगे, एक वैल्यू नहीं निकालोगे। और ऑब्वियस सी बात है हर कंडीशन में तुमको 2 वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है। यस क्योंकि जैसे देखो यहाँ पे साइन फाई है तो ऑब्वियसली अगर हम फाई करेंगे तो साइन इनवर्स फाई आएगा और वो तुमको π/4 और 3π/4 देगा। तो हम ऐसा नहीं कर सकते ना, दोनों को इनिशियल फेज ले सकते हैं, क्योंकि वेव तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे ही बनेगा तो कोई एक ही इनिशियल फेज आएगा ना इसका। यस क्योंकि अगर ऐसे ऊपर से जाएगा तो ऑब्वियसली 0 होगा, नीचे से जाएगा तो पाई आएगा। तो कहानी में तो ट्विस्ट है, तो इस पर हमको ध्यान देना पड़ेगा कि π/4 होगा या 3π/4 होगा। क्लियर है। क्लियर है सर। और उसको अगर ठीक करना है तो हम ये देख लेंगे यहाँ पे स्लोप बना के, ठीक है। और स्लोप में हम देख लेंगे डी वाई डी एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करके उसका फंक्शन चेक कर लेंगे, ठीक है। यस सर। तो Yes. हाँ, तो आज लेक्चर्स यहीं तक रखते हैं,
ठीक है, और ट्राई करो कि डीसी पांडे के फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व हो जाने चाहिए। ओके सर। और मुझे आज चाहिए होमवर्क, मुझे रात के 9 o'clock या 10 o'clock तक रिपोर्ट करो कि सर ये हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, और जो डाउट होगा हम टुमारो जो लेक्चर्स होगी उसमें डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? ओके ठीक है ना? सर। हाँ बोलो। इवनिंग वाला लेक्चर होएगा? कब? आज इवनिंग वाला लेक्चर? नहीं, आज मैंने किया ना बेटा आज। ओके सर। ठीक है ना? तो ऐसा है कि अगर आप सॉल्व कर रहे हो ना, कोई डाउट अगर आया और मैं व्हाट्सअप पे एक्सप्लेन करूंगा, अगर वो आपको समझ में आया तो ओके, नहीं तो वो 10-15 मिनट का लाइव होगा, मैं मैसेज करके वो कवर कर दूंगा डाउट्स। मगर आज ही आपको भी करना है और मैं कोशिश करूंगा कि आप जितनी जल्दी करो बिफोर 7 o'clock उतनी जल्दी मैं तुमको कवर कर दूंगा। ठीक है? ओके सर। नहीं तो फिर मुझे घर से लेना पड़ेगा आपका लाइव लेक्चर। क्लियर? Yes. मगर आज हो जानी चाहिए फर्स्ट एक्सरसाइज। ओके हो जाएगी सर। हाँ, पूरे सम्स तो करना है इवन। हाँ बोलो। क्वेश्चंस किस लेवल के हैं एकदम इजी है आज बेटा, आपने करा है? ये सारे मैंने एडवांस के क्वेश्चंस कराए, हमने एक भी डिस्कस नहीं किया मेंस के क्वेश्चंस। ठीक है सर। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखोगा, और यही लेवल है एडवांस का, इससे ज़्यादा टफ नहीं आते क्योंकि इसमें है ही नहीं ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन। क्लियर? और एक चीज़ याद रखो, अगर इसके कॉन्सेप्ट याद रहते हैं ना हमें, तो बेव के क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं जेई एडवांस में। ओके? हाँ ठीक। जी सर। हाँ, तो आज ये काम आप कर लोगे कि मुझे 7 o'clock बिफोर अगर रिपोर्ट करो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो नाइट में 9 o'clock बिफोर रिपोर्ट करो। अगर कोई डाउट होगा तो देख लेंगे, अगर रात में मैं लाइव हो सकूँ तो मैं कर दूंगा, नहीं तो मैं टुमारो के लेक्चर्स में इसको डन करेंगे। ठीक है? फिर हम सेकेंड एक्सरसाइज में जाएंगे, दैट इज द सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ओके? ओके सर। चलो ठीक है, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ, लेक्चर फिनिश हो गया, जाओ आओ। नहीं देख, ये इस तरह के क्वेश्चन हैं, देखो यहाँ 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 देखिए।